सभी साथियों को नमस्कार। मैं अवनीश कुमार त्रिपाठी, आकांक्षी जनपद शैक्षिक एकता समिति उत्तर प्रदेश। साथियों, आज मैं आपसे बातचीत जो करूंगा वो सिर्फ हमारी आगामी कार्य योजना के बारे में होगी। और जो हम अभी हमारा आपको पता चला होगा कि हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था मिलने के लिए डीजी मैम से। तो वहाँ पे क्या बातें हुई, क्योंकि बहुत से साथियों को अ, चाह रहे थे कि वो विस्तार से जाने कि आखिर हमारी क्या बातचीत हुई वहाँ पे। वैसे तो हमारे साथियों ने बताया भी है कार्य समिति के कि वहाँ पे क्या क्या बातें हुई और क्या क्या है। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोगों से एक बार रूबरू होके उस बात को मैं बताऊं कि हमारी क्या क्या बातें हुई और हमारी अगली कार्य योजनाएं क्या है। साथियों, डीजी मैम से हमारी मुलाकात एक बेहद ही सकारात्मक माहौल में हुई और कई बातों पे चर्चा भी हुई थी, जिसमें मुख्य बात हमारी ये आप जानते ही हैं कि स्थानांतरण को लेकर हमारी चर्चा हुई थी कि आखिर में हमारे उच्च अधिकारी हमारे स्थानांतरण को लेकर कितने गंभीर हैं या वहाँ पे क्या हलचल चल रही है। तो वहाँ पे जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ और उनकी बात से भी लगा कि हमारे ट्रांसफ़र के मुद्दे पे बात वहाँ चल रही है और पॉलिसीज़ बन रही है। पर अब वो इस सत्र में होगी या अगले सत्र में होगी, वो कोई निश्चित बात उस पे नहीं हो पाई। ना उन्होंने कोई कुछ ऐसा कुछ बताया स्पष्ट कि कब होगी, पर ये उन्होंने ज़रूर आश्वासन दिया है और सकारात्मक माहौल में बताया है, सकारात्मक तरीके से बताया है कि हमारे स्थानांतरण की बात हो रही है, पॉलिसीज़ बन रही है। उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट की कि कोई भी जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं या जो भी स्थानांतरण से संबंधित कोई भी जीओ वगैरह आएगा तो वो शासन स्तर से ही आता है। ये डीजी मैम के या निदेशालय से नहीं निकाला जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारी मुलाकात जो भी स्थानांतरण को लेके मैम से वो काफ़ी अच्छी थी। और उन्होंने हमने कई लोगों ने सवाल भी किए कि आखिर में हमारा अ, जो स्थानांतरण नहीं हो रहा है 8 आकांक्षी जनपदों से, उनके लिए उनको उनके मतलब पॉलिसीज़ में क्या है या वो क्या उनके विचार हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो पॉलिसी बनाने वाले काम हैं या जो आपका स्थानांतरण नहीं हुआ है, उन्होंने सुना उस चीज़ को और हमारे साथ चूँकि एक हमारे साथी भी हैं, जो हमारे कार्य समिति में भी हैं, उनको बताया भी गया कि कैंसर पेशेंट भी हैं और तमाम ऐसे कुछ और भी पेशेंट हैं। तो उन्होंने बताया कि आपकी समस्याएँ जेन्युइन हैं और इस पे बहुत ही काम करने की आवश्यकता है और हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोगों की बात वहाँ तक शासन तक पहुँचाई जाए। उन्होंने बार-बार इस बात का ज़िक्र किया कि हमारी बात मुख्यमंत्री सर तक पहुँचाई जाएगी। साथ ही साथ उनसे भी प्रश्न पूछा गया कि यदि जैसे बीच में ये शोर हो रहा था या अभी भी हमारे कई साथी ये कहते हैं कि 2025 से जनगणना का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर तो 2 साल तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये तमाम बातें, इस तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। तो मैंने स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या ऐसा भी कोई रूल है कि अगर जनगणना में हमारे साथी लग जाते हैं तो क्या उनके ट्रांसफ़र संबंधी कोई अड़चनें आएँगी? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो स्थानांतरण अपनी जगह पे है और जनगणना या जो भी आप अतिरिक्त कार्य करते हैं शिक्षण के अतिरिक्त, वो अलग कार्य है। उसका स्थानांतरण से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए आप इसके बारे में बेफ़िक्र रहें कि यदि आपका स्थानांतरण होता है और वो आप जनगणना की ड्यूटी में लगे हैं, तो आपका इससे नहीं रुक जाएगा। तो ये बात बहुत ही अच्छी बात है उन लोगों के लिए भी जो परेशान से हैं कि अगर जनगणना में हमारी ड्यूटी लग जाएगी या जल्दी कुछ नहीं होगा तो फिर क्या होगा। खैर, तो उसके बाद हमारा प्रतिनिधिमंडल प्रयास किया हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए, श्री संदीप सिंह जी से। उनसे भी प्रयास किया गया मिलने का, उनको उनसे मिला भी गया। पर कोई चाहे चुनाव को लेके जो भी हो, कोई जल्दीबाजी ही थी उनको। तो हम लोगों ने अपना ज्ञापन तो दिया था, पर उन्होंने समय ज़्यादा नहीं दिया और उन्होंने ये आश्वासन ज़रूर दिया कि हम जो है मतलब अगली तारीख के लिए बताया था, हम उपलब्ध रहेंगे और आपकी पूरी बात सुनेंगे और उस हिसाब से हम बातें आगे बढ़ाएँगे। तो ये भी एक बात हुई कि हम शिक्षा मंत्री जी से भी मिले हैं और उनको भी अपनी सूचना दे दी गई है। फिलहाल उनसे मुलाकात उस ढंग से नहीं हो पाई या उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से हमारी बात होनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने समय दिया हुआ है, जल्द ही उनसे भी समय माँग लिया जाएगा कि एक हमारे साथ बैठ के बातचीत हो। हम लोगों ने अपनी बात ये भी रखी है कि हमारे संगठन को जब भी अन्य संगठनों को, शैक्षिक संगठनों को बुलाया जाता है बातचीत करने के लिए,
प्रदेश स्तर से या अधिकारियों के स्तर से कि भाई क्या समस्याएं हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हमारे संगठन को भी, हमारे संगठन के जो भी प्रतिनिधिमंडल होंगे या जो भी पदाधिकारी होंगे, उनसे भी राय और या उनसे भी उनकी समस्याओं को जाना जाए। उसके लिए भी हम लोगों ने एक आवेदन लिखा हुआ है और उसको जल्द ही उसको सौंप दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारी अगली कार्य योजना है, यदि इस हफ्ते में, मतलब जो आपका आने वाला हफ्ता ये चल रहा है 8 तारीख से, 8 तारीख से 15 के बीच में, यदि हमें 2-3 बार और मिलना है, अपने प्रयास करेंगे कि हम लोग जो है डिप्टी सीएम सर से मिलेंगे और बेसिक शिक्षा मंत्री, जैसे मैंने बताया अभी, उन लोगों से मिलेंगे। यदि सब कुछ सही रहा तो हम अपनी अगली कार्य योजना को उस हिसाब से बनाएंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि हमें निश्चित रूप से एक धरना ज्ञापन का कार्यक्रम बृहद स्तर पे, प्रदेश स्तर पे करना होगा। उसके लिए सभी साथी तैयार रहें और उस तैयारी में आपको सबसे पहला काम है कि आपको कम से कम अपनी एक सीएल बचा के रखनी होगी। एक आकस्मिक अवकाश आपको बचा के रखना होगा और वो आकस्मिक अवकाश आप प्रयोग करेंगे अपने संगठन के लिए, अपने संघर्ष के लिए, अपने हित के लिए लखनऊ में। तो लखनऊ का धरना हम कब करेंगे? जल्दी हमारी प्रदेश कार्य समिति उस पर बातचीत लगातार कर रही है। जब एक दिन निश्चित हो जाता है, वैसे तो हम लोगों ने जगह देख लिया है और उसके लिए सब कुछ चीज़ें, अनुमति पत्र वगैरह सब कुछ तैयार रखा है, लेकिन फिर भी एक फाइनल अभी बातचीत होनी बाकी है। अगर वो हो जाती है तो हम लोग जल्द ही उसकी घोषणा कर देंगे कि हमारा लखनऊ में धरना ज्ञापन कब होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि हम लोग 20 दिसंबर से पहले ही धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम विशाल स्तर पे लखनऊ में करेंगे, जिसमें आप सबकी प्रमुख भूमिका रहेगी और आपके बगैर, आपके बिना हम लोग वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संख्या भले ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि जब हमारा धरना ज्ञापन का कार्यक्रम हो लखनऊ में, तो सभी लोग अपने काम को छोड़ के कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अन्य चीज़ों से, जैसे आप लोगों ने अगर छुट्टी बचा के रखी भी है, तो यदि किसी का उस दिन, जिस दिन हमारा धरना ज्ञापन का कार्यक्रम होगा, अगर उस दिन कोई आपके यहाँ कोई फंक्शन वगैरह पड़ता है या कुछ भी पड़ता है, तो आप उसको स्किप करिए और प्रयास आपका पूरा यही रहे कि आप पूरा समय अपने संगठन को दें। क्योंकि अगर यदि हम लोग एक रहेंगे तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि इस समय माहौल जो इस हिसाब से बन रहे हैं, कुछ सकारात्मक हो सकता है। लेकिन यदि हम लोग यहीं पे चूक करेंगे या आपसी तालमेल नहीं बैठा पाएंगे और ये प्रयास होगा कि अगला देख लेगा या अगला देख लेगा, तो वो संभव नहीं है। इसलिए हमारी पीड़ा ऐसी है कि हमें एक साथ मिलके उस लड़ाई को लड़नी है और फिर ही उसके बाद हम कुछ किसी परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं। तो बस आज इतना ही। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा जो 2-3 बात मैंने अभी स्पष्ट की है कि हमारा डीजी मैम से मुलाकात हुई और उसमें क्या क्या बातें हुई, आशा है कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर बता देता हूँ कि डीजी मैम से हमारी बात हुई, उनको हम लोगों ने अपना मांग पत्र भी सौंपा, उन्होंने उस पर बाकायदा हस्ताक्षर करके आगे बढ़ाने की बात भी कही है और उन्होंने कहा है कि आपकी पूरी बातें जो है वो मुख्यमंत्री सर को बताई जाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि पॉलिसीज वगैरह बन रही हैं, लेकिन उसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है, इसलिए वो उसको बताने में सक्षम नहीं है कि कब आएगी, कब क्या होगा, कैसे होगा। ये उनके कार्य क्षेत्र के बाहर है, ये शासन स्तर पे होता है। तो इस माहौल में हम लोगों ने डीजी मैम से बात की और उसके अलावा हम लोगों ने अन्य मंत्री, जैसे हमारे शिक्षा मंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की, लेकिन उन्होंने समय दिया हुआ है, अभी जल्दी उनसे मुलाकात होगी, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल आप सभी लोग अगले धरने के लिए बिल्कुल तैयार रहें, जो कि निश्चित रूप से अगले 1-1.5 हफ्ते में हम निश्चित रूप से लखनऊ में करेंगे और विशाल करेंगे। और उस धरना ज्ञापन के कार्यक्रम में आप सभी की भागीदारी भौतिक रूप से और वैचारिक रूप से बिल्कुल होगी और आप जो भी उसके लिए करना पड़े आप लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि तभी हम कुछ कर पाएंगे। आपके हौसलों से हमें बल मिलेगा और उस बल का हम पूरे सबके साथ मिलकर इस्तेमाल करेंगे, तो शायद हमें कुछ अपेक्षित परिणाम मिल सके। धन्यवाद।